बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव को और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी एलिमिनेशन डिसऑर्डर को। अच्छा, अब एलिमिनेशन डिसऑर्डर जो है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसकी एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन डिसऑर्डर क्या होता है? एलिमिनेशन डिसऑर्डर और इन्वॉल्व इन अप्रोप्रिएट एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फीकस एंड आर यूजुअली फर्स्ट डायग्नोसिस इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अच्छा, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो भी मतलब कि कंट्रोल होता है यूरिन पर, फीकस पर, वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है ज़्यादातर होती है बचपन में और इसके बाद जी एडोलेसेंस में, यानी कि जब बालिगुल उम्र की तरफ जाते हैं तब शुरू होता है। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूड यूरिनेसिस एंड रिपीटेड वॉइंडिंग ऑफ यूरिन इनटू द इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड इकोपेरेसिस एंड द रिपीटेड पैसेज ऑफ द फीकस इनटू द इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इन्यूरोसिस को, यानी कि आज हम बात करेंगे इनअप्रोप्रिएट एलिमिनेशन ऑफ यूरिन की। अनकंट्रोलेबल मतलब होता है और ये डिफरेंट जो है इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पर भी हो सकता है। डिस्कस करेंगे पेडियाट्रिक एलिमिनेशन डिसऑर्डर को। पेडियाट्रिक एलिमिनेशन डिसऑर्डर क्या है? Main category of the pediatric elimination disorder include enuresis and incopresis। ठीक है, अब ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। इनोक्रेसिस क्या है, इन्यूरेसिस क्या है? इन्यूरेसिस होता है इज डिफाइंड एज द वॉइडिंग ऑफ यूरिन इनटू द बेड क्लॉथिंग एंड चिल्ड्रन हु आर एटलीस्ट 5 years ऑफ एज, यानी कि जो है वो कपड़ों में ही या फिर बिस्तर पर ही पेशाब कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एज होती है तकरीबन एटलीस्ट 5 years। ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस टू बी गिवन द वॉइडिंग मस्ट बी अकर एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक। ठीक है, मतलब ट्वाइस 2 दफ़ा होना चाहिए या फिर एटलीस्ट 3 दफ़ा मंथ में। इसके अलावा जी इन्यूरेसिस कैन अकर ड्यूरिंग द डे एट नाइट एंड बोथ, यानी कि दोनों टाइम पे हो सकता है, ड्यूरेनल टाइम पर भी हो सकता है। और इसके अलावा जी ये भी बिलीव किया जाता है कि दैट द डे टाइम diurnal and the neurosis is different from the nocturnal neurosis in biological pathway the medical comorbidity, यानी कि डिफरेंट होता है नाइट और डे का जो मतलब कि है इसमें इरोसिस होता है। अगर इरोसिस का शिकार है बच्चा तो उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनोकोपेरेसिस की। इनोकोपेरेसिस इन्वॉल्व द इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ द बाउल्स, यानी कि फीकस इनकन्सिस्टेंसी इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द चिल्ड्रन हु आर एटलीस्ट 4 years ऑफ एज। सिम्टम जो है वो एटलीस्ट 3 month तक प्रेसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको कोई ऐसी बात नहीं है जो ना समझ आई होगी। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली इन्यूरेसिस को। Nocturnal enuresis usually present with the voiding of urine during sleep in a children in whom it is difficult to wake। ठीक है, मतलब ये रात के टाइम जो होता है जिसको हम न्यूरोचुरल न्यूरोसिस कह रहे हैं, अगर ये रात के टाइम होता है तो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को उठने में ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, मतलब वॉशरूम जाने तक। ठीक है, इट मे बी अकम्प्लिश्ड बाय द ब्लैडर डिसफंक्शनिंग ड्यूरिंग द डे दैट इज़ टर्म एज द नॉन मोनोसिम्पैथिक न्यूरोसिस। ठीक है, यानी कि ये हो सकता है कि किसी ब्लैडर डिसफंक्शनिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब डे टाइम न्यूरोसिस में क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज द यूरिनरी इनकन्सिस्टेंसी मे बी ऑल्सो अकम्प्लिश्ड बाय द ब्लैडर डिसफंक्शनिंग, यानी कि इस टाइम तो बच्चा जाग रहा है ना, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो उठ नहीं सकता, इस टाइम तो वो जाग रहा होता है। तो इसमें क्या आ सकता है कि यूरिनरी इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। ठीक है जी, अच्छा, अब थ्रू दिस इन सम केसेस चिल्ड्रन में इग्नोर फुल ब्लैडर व्हेन दे एंजॉयिंग प्ले टाइम एंड अदर एक्टिविटी एंड हैव एन एक्सीडेंट when they have no longer hold on it। ठीक है, बच्चा मतलब कि या तो बताता ही नहीं है या फिर उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता और या फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है जी जो यूरिनेशन होती है वो हो जाती है और जो कंट्रोल होता है ब्लैडर का वो लूज़ हो जाता है जी। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि बच्चा जो होता है वो इसका ये एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी और इनइंटेंशनली होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है कि द बिहेवियर मस्ट बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज द मैनिफेस्टेड बाय ईदर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वाइस अ वीक और एटलीस्ट 3 consecutive वीक्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन द सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरिया और फंक्शनिंग। ठीक है, यानी कि इसका डायग्नोस्टिक ड्यूरेशन क्या है कि या तो हफ्ते में 2 बार, ठीक है, या फिर एटलीस्ट जो है वो 3 हफ्तों में या फिर कंसेक्टिवली 2 हफ्तों में 3 बार होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है सिग्निफिकेंटली असरअंदाज हो उसकी पूरी ज़िंदगी पर या फिर उसके जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ये असरअंदाज होता हो। ठीक है, द चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल और डेवलपमेंटल एज इज़ एटलीस्ट 5 years ऑफ एज, यानी कि बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो जो है एटलीस्ट 5 year होना भी ज़रूरी है। ठीक है, द बिहेवियर इज़ नॉट ड्यू टू द एक्सक्लूसिवली टू द डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी किस्म का सब्सटेंस ना हो या फिर हो सकता है किसी मेडिकल कंडीशन का रिएक्शन हो, यानी कि डायबिटीज़ हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है या फिर जी सिजेरियन जो है डिसऑर्डर, इनमें से कोई भी अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकती है। ठीक है, ऑल दीज
criteria must be met in order to diagnose an individual. Generally, healthcare provider may further investigate for the bladder control issues if a child is still anerotic and in the daytime by age 4 or if it is still anerotic at the night time by age 5 or 6. ठीक है, यानी कि इसमें फर्दर जो है वो भी टेस्टिंग की जाती है, ब्लैडर कंट्रोल की टेस्टिंग की जाती है, इसके इश्यूज़ को देखा जाता है और उसके बाद जो है ये फाइनल डायग्नोसिस की तरफ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द 6 to 7 year olds अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस एनुरोसिस। ठीक है, बच्चे जो हैं दुनिया में तकरीबन 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी 6 से 7 साल की उम्र के दौरान इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, वाइल 15 to 20% ऑफ द 5-year-olds चिल्ड्रन एक्सपीरियंस न्यूरोटिकल एनुरोसिस विच यूजली गोज अवे एज ग्रो ओल्डर। यानी कि छोटे बच्चों में होता है, 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें से 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात के टाइम जो है मतलब कि बेड वेटिंग करते हैं। ठीक है, अब अबाउट द 3 इसके अलावा जी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 यंग एडल्ट एक्सपीरियंस न्यूरोटिकल एनुरोसिस, यानी कि ये एडल्ट्स में भी होता है। ठीक है, अबाउट द 3% ऑफ द टीनेजर एंड द 0.5 to 1% एडल्ट एक्सपीरियंस एनुरोसिस एंड द बेड वेटिंग विद द चांस ऑफ एनुरोसिस रिजॉल्विंग बीइंग लोअर इफ इट इज़ कंसीडर फ्रीक्वेंट। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनको रिजॉल्व ना किया जाए या फिर मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको मतलब कि इसका चांस इंक्रीज़ कर देती हैं एडल्टहुड में भी या एडल्ट्स में भी। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी की। अगर हम इसकी एटोलॉजी की बात करें तो बेड वेटिंग चिल्ड्रन आर ऑफन नॉर्मल इमोशनली एंड फिजिकली थ्रू ऑल्दो एनुरोसिस कैन बी कॉज बाय अदर हेल्थ। ठीक है, अदर हेल्थ कंडीशंस। अब बेड वेटिंग जो होती है वो नॉर्मली इमोशनली या फिजिकली किसी वजह से भी हो सकती है, लेकिन जी एनुरोसिस जो है वो एक अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन भी है। ठीक है, अच्छा, अब प्राइमरी न्यूरोटिकल एनुरोसिस कैन हैव मल्टीपल कॉजेज विच कैन मेक अप्रोच अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मोर डिफिकल्ट। ठीक है, अब जो प्राइमरी होता है इसमें जो है वो मल्टीपल कॉज हो सकती हैं और इसमें ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। एनुरोसिस कैन बी कॉज्ड बाय वन ऑफ मोर द फॉलोइंग कैफीन कंजप्शंस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन भी हो सकती है, पैटर्न एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटेक हो सकता है, यानी कि कितनी ड्रिंकिंग किया आपने, बच्चे ने मतलब कितना ज़्यादा पानी पिया हुआ है, ये भी। इसके अलावा जो है वो ब्लैडर की लेस कैपेसिटी हो सकती है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है, वॉइडिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लैडर ड्यू टू द मसल कंट्रोलिंग यूरिन फ्लो डू नॉट कम्प्लीटली रिलैक्स, यानी कि जो मतलब कि डिसफंक्शनिंग इस तरह आ सकती है कि जो ब्लैडर होते हैं उनमें भी कोई डिसफंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, हो नहीं सकता कि भी टोटली ये मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा जी थर्स्ट मेकिंग अ पर्सन फील विद दीज ब्लैडर इज़ ऑलवेज फुल एंड स्ट्रेन टू यूरिनेटेड, और हो सकता है कि कुछ मसल में मतलब इस तरह की टेंशन या क्रिएटिव मतलब ज़्यादा वो होती है, अनकंट्रोलेबल मतलब मूवमेंट होती है जो कि ब्लैडर को ज़्यादा फंक्शनल बना देती है। ठीक है, इसके अलावा जी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिले इन द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इस तरह भी हो सकता है। या फिर जी इसके अलावा इफ़ अ चाइल्ड एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंजाइटी, तब भी फिर ब्लैडर इंस्टेबिलिटी इसमें आ सकती है, नॉचिकल प्लोवोरिया हो सकता है which involved at a night time secretions of a hormone that control water retention in the body। ठीक है, यानी कि किसी किस्म की सिक्रेशन जो कि नाइट टाइम पे जो है अफेक्ट करती हैं बॉडी को, ये बहुत रेयर केसेस हैं लेकिन होता है। ठीक है, इसके अलावा जी क्या हो सकता है कि स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कि डिफ़िकल्टी हो सकती है सोने में, उठने में। फिर इसके अलावा जी एंड द जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स में भी ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद जी लेक ऑफ अ सिंगल जीन दैट मे कॉज द एनुरोसिस मीन दैट इंडिविजुअल ऑफ अ फैमिली मे हैव डिफरेंट जेनेटिक मैकेनिज्म रिजल्टिंग इन द कंडीशन। ठीक है, हो सकता है कि कुछ जो है वो जीन्स बेसिकली इसी चीज़ के हों और इसी चीज़ को कमांड करें, और कुछ ऐसे हो सकता है कि सम टाइम वो मार्क हो जाते हों लेकिन जो है वो मतलब वक्त के साथ भी डेवलप हो सकता है। तो ये थी जी इसकी एटोलॉजी। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। थेरेपीज़ फॉर द पीडियाट्रिक एलिमिनेशन डिसऑर्डर। अच्छा, अभी आप सोचेंगे पीडियाट्रिक एलिमिनेशन डिसऑर्डर क्या, तो ये एक ही चीज़ है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जी यूरिन अलार्म थेरेपी है। यूरिन अलार्म थेरेपी है यानी कि ये ऐसा सेंसर है जो कि डिटेक्ट कर लेता है मॉइस्चर को। ठीक है, और जो बॉडी को जो है फ़ौरन से या मैट्रेस के ऊपर या क्लॉथिंग के ऊपर जो भी वेटनेस होती है उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर देता है और अलार्म कर देता है, जिससे बच्चा जो है वो अलर्ट हो जाता है और उसकी बिहेवियर कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बच्चे को भी पता चल जाता है कि जैसे ही उसका मतलब क्या होता है कि द चिल्ड्रन लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन हिज और हर ब्लैडर इज फुल एंड बिफोर द अलार्म साउंड देयर बाय एलिमिनेशन टू नीड एंड द कंटिन्यू यूज ऑफ दिस अलार्म इज अप्रोच टू हैव एक्सटेंसिवली स्टडी। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है इसकी ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है जी ड्राई बेड ट्रेनिंग। ड्राई बेड ट्रेनिंग क्या है कि मल्टी कंपोनेंट इंटरवेंशन है।
बेस्ड ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि जी ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पर ये बेस करती है। दिस अप्रोच पेयर विद द यूरिन अलार्म विद द बिहेवियर स्ट्रेटजी सच एज फ्रीक्वेंट वॉकिंग शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें जो है वो यूरिन अलार्म भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जी फ्रीक्वेंट वेकिंग भी यूज़ की जाती है। ठीक है, एंड ओवर करेक्शन ऑफ द बेड वेटिंग। ठीक है, और करेक्शन की जाती है बेड वेटिंग की, यानी कि चाइल्ड हैज़ टू चेंज बेडिंग। ठीक है, यानी कि उसको ये चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे बेडिंग को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद जी ड्राई बेड ट्रेनिंग इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन पेयर्ड with the urine alarm as opposed to in the isolation. Likewise, dry bedding training appears to be superior to the urine alarm used alone. यानी कि इसको दोनों तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है जी फुल स्पेक्ट्रम होम थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है, इज़ अ म्यूचुअल बेस्ड एंड मल्टी कंपोनेंट इंटरवेंशन दैट यूटिलाइज द यूरिन अलार्म, सर्वल बिहेवियर स्ट्रेटजीज एंड ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट ओवर लर्निंग्स। ठीक है, ओवर लर्निंग इन्वॉल्व ड्रिंकिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर प्रायर टू बेड टाइम, यानी कि बेड टाइम से पहले जो है वो ज़्यादा पानी ना पिया जाए। इसके अलावा जी इसमें क्या होता है, वॉज डिज़ाइन टू बी लेस बर्डन सम्स ऑन द चाइल्ड एंड द फैमिली एंड द ड्राई बेड ट्रेनिंग से फ्रीक्वेंट देयर इज़ नो फ्रीक्वेंट वेकिंग शेड्यूल। ठीक है, यानी कि जो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी ड्रिंकिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना और फिर यूरिनेशन को प्रॉपरली डील करना, तो इससे ये चीज़ कम हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जी लिफ्टिंग होती है, ये क्या है, लेवल 3 की इंटरवेंशन है। में क्या होता है कि सिंपली द पेरेंट लिफ्ट और वॉक द चाइल्ड टू द बाथरूम टू द टॉयलेट ड्यूरिंग द नाइट, देन टर्न हिम और इनटू द बेड, एंड डिस्पाइट एविडेंस ऑफ अ पॉजिटिव इफेक्ट दिस सम कंसर्न अबाउट द पेरेंटल बर्डन विद दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि या तो पेरेंट्स को दिया जाता है ये चार्ज कि जी वो बच्चे को मतलब उठाएं और फिर उसके बाद उसको वॉशरूम के लिए लेके जाएं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर बर्डनाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जी हिप्नोथेरेपी है। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि फॉर द इनरोसिस हैज सक्सेस रेट इक्वलेंट टू व्हाट इज सीन विद द स्पॉन्टेनियस रिमिशन विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसके जो रिजल्ट हैं वो भी रिमिशन की तरह होते हैं। ये जो दूसरी चीज़ है वो है जी रेटिनेशन कंट्रोल ट्रेनिंग। रेटिनेशन कंट्रोल ट्रेनिंग इन्वॉल्व इनकरेज द चाइल्ड टू पोस्टपोन यूरिनेशन एज लॉन्ग एज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। द गोल इज़ टू इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे को ये ट्रीटमेंट दी जाती है कि वो होल्ड कर सके, उसका ब्लैडर जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, ताकि वो यूरिनेशन उसकी जो है मतलब कि थोड़े अरसे के लिए डिले हो सकती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, अरसे के लिए नहीं जी, टाइम के लिए। जी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें जी इनोकोपेरेसिस को। इनोकोपेरेसिस के बारे में बताऊंगी, उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।